सेकंड है। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट इससे जानने से पहले कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, ये जान लेते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन वो चीज होता है जिसमें बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, सपोज कि हमारे पास रिएक्टेंट है A2 और एक रिएक्टेंट हमारे पास B2, ये मिल करके हमें 2AB देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमारे पास एक रिएक्टेंट है A2 और एक रिएक्टेंट है B2, ये मिल करके हमें प्रोडक्ट देता है 2AB। A2 में AA के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ B और B के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला है इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो हुआ क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, तो इसका बॉन्ड टूटा है और इसका बॉन्ड टूटा है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि वो जो एटम्स होंगे वो आपस में एक लाइन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, नहीं, ये होता है कि जो एटम्स होते हैं वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का खत्म हो चुका है। अब वो दोनों ये अलग अलग एटम हो चुके हैं। उस मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूल था हमारा स्प्लिट हो चुका है, उसके कंपोनेंट्स में अब वो अलग अलग हो चुके हैं। अब क्या होगा कि ये जो दोनों एटम्स हैं अब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स AB के मिल जाते हैं। यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसी चीजें जिसमें बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो और साथ ही साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, उसी को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाए या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो चौथा होता है वो होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारे 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कि यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक कोई रिएक्टेंट, ठीक है, वो टूट जाएगा अपने सिंपलर कंपाउंड्स में, ठीक है। हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट हमको जो मिल चुका होगा, अब उसका हमें ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि अगर हम सपोज कीजिए हमारे पास पानी है, ठीक है, अगर हम पानी को हीट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें H2 और साथ में साथ O2 हमको अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। इसको हीट नहीं करते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है।
जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये पानी के जो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब कि वो डीकंपोज हो जाएंगे अपने सिंपलर फॉर्म्स में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या फिर उसके कंपाउंड से, जनरली हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है और मोर रिएक्टिव एलिमेंट उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें आयन के एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है इसमें आयन के एक्सचेंज होते हैं और साथ ही साथ इसमें पीपीटी का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये था एक ओवरव्यू इन चारों केमिकल रिएक्शंस का। अब चलिए एक एक करके इन चारों केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको मिटा दूं, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज रिएक्शंस in which two or more reactants combine to give a new product। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के हमें एक नया प्रोडक्ट देते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट ए है, वो कंबाइन करता है रिएक्टेंट बी के साथ और हमें प्रोडक्ट देता है ए बी, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की पतली सी स्ट्रिप आती है तो हम लोग उसको जलाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जाहिर सी बात है अगर वो जल रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो इस कंडीशन में हमें MgO मिलता है जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है और साथ ही साथ हमें हीट मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमने जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमें एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देखने को मिला, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ओपन एटमॉस्फेयर में तो वो एक व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है और वो एक व्हाइट पाउडर सब्सटेंस में बदल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग राख बोलते हैं। तो इसका जो राख होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ये था एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर देता हूं। अगर आप लोगों को बैलेंसिंग नहीं आती है या फिर अगर आती है और अच्छे से सीखना चाहते हो तो YouTube पे मेरा एक वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप लोग वहां जाकर के बैलेंसिंग अच्छे से सीख सकते हो। आप लोगों को बस YouTube पे टाइप करना है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन पीवीसी नॉलेज अभिषेक मौर्य, तो मेरा वीडियो सबसे टॉप पे आ जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के केमिकल बैलेंसिंग बहुत ही इजी स्टेप्स में सीख सकते हो। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको मिटा दूं, चलिए ठीक है। ये था हमारा पहला एग्जांपल। अब देखते हैं अपना दूसरा एग्जांपल, वो है बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जाहिर सी बात है कोयला कार्बन होता है और इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, स्लेकिंग ऑफ लाइन। स्लेकिंग ऑफ लाइन इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और यहां से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ बहुत ही विग्रेसली
कंबाइन करता है और इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें से हीट बहुत ज्यादा निकलती है। अब क्या होता है, जब ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया जिसको हम चूने का पानी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब जब इसी स्लेक्ड लाइम को हम लोग दीवार पे व्हाइट वॉश कर देते हैं तो ये क्या करता है, CaOH का होल ट्वाइस ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एक व्हाइट कलर की शाइनिंग लेयर बना देता है दीवार के ऊपर, जो कि होती है कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 की, और साथ ही साथ वहां से पानी बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई कि सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट निकलती है। फिर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। मार्बल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो CaCO3 ही होता है। और हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल सीमेंट बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि हमारा कौन सा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की, जो कि है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है A2B हमारे पास कोई एक कंपाउंड है। जब इसको हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर कंडीशन के कहने का मतलब है कि इसको हम हीट कर दें या फिर इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें या फिर इसमें हम सनलाइट डाल दें, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में इस कंपाउंड को रख दिया जाए तो इसका ब्रेक डाउन हो जाए और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाए, ठीक है। A2+B अलग हो गया यहां से। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, दोज रिएक्शंस in which a complex compound breaks down into its simpler form is known as डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आई? बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट जाता है अपने सिंपलर फॉर्म्स में, उसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई हमें कि हाँ, डीकंपोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाता है, जब उसमें हम हीट लगाते हैं, सनलाइट लगाते हैं या फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहां पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ये एग्जांपल हुआ हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शंस भी 3 टाइप्स के होते हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। जो इसका सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, और डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूट जाए। तो इस रिएक्शन में हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं।
हम लोग उस कंपाउंड को हीट करते हैं और वो अपने सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाता है। जैसे कि इसी एग्जांपल को अगर ले लें हम कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हमारे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल हो सकता है, ये हमारा पहला एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर फेरस सल्फेट को, ठीक है, FeSO4.7H2, ठीक है, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे देखते हैं। अगर एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस कंपाउंड को ले लिया जाता है FeSO4.7H2 और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको बर्नर के ऊपर हीट किया जा रहा है। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ये कंपाउंड कलरलेस हो जाता है। ठीक है, पहले तो ये ग्रीन कलर में था बट आगे जाकर के ये कंपाउंड कलरलेस हो जाता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें FeSO4 मिलता है और साथ ही साथ हमें पानी मिल जाता है। कितना मोल? 7। अब जब यही FeSO4 फर्दर, क्योंकि हम इसको लगातार हीट कर रहे हैं तो ये इसके बीच का ही रिएक्शन है। फिर FeSO4 जब फर्दर हीट होता है तो हमें Fe2O3 मिलता है और SO2 मिलता है और SO3 मिलता है। ठीक है, Fe2O3 मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन में एक सल्फर की बदबू आती है, ठीक है, जो कि वेफ्टिंग गैस होती है। जो सल्फर की स्मेल होती है वो वेफ्टिंग गैस जैसी होती है। ठीक है, इस कंपाउंड इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 5 3 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सल्फर भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ये हमारा एक थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जब हम लोग FeSO4 के ग्रीन कलर क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो हमको वो जब इसको हीट करते हैं तो वो हमें Fe2O3 देता है, साथ ही साथ हमें वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के गैसेस को भी देता है। आप लोग इस एग्जांपल को भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि है हमारा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जाहिर सी बात है, फोटोकेमिकल का मतलब होता है सनलाइट। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम लोग सनलाइट को इस्तेमाल करेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को, ठीक है, H2O2 को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो ये हमें H2O दे देता है और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 2 4 4 4, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा। ये पहला एग्जांपल हो गया। और हम फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं? अगर AgCl पे, ठीक है, AgCl को अगर सनलाइट में रख दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस मिल जाएगी।
ठीक है, ये ग्रे कलर में होता है। सिमिलरली अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख देते हैं तब भी हमें सिल्वर और ब्रोमीन गैस मिल जाएगी। तो ये कुछ फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए। तो हमने अपने दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, कौन कौन से? पहला हो गया हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक हो गया हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो तीसरा फॉर्म होता है ये बहुत ही स्पेशल फॉर्म होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें हम लोग करते क्या हैं, पानी लेते हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जाता है। तो ये क्या होता है, H2 प्लस O2 में टूट जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 और ये 2, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। जब हम लोग पानी में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं उस कंडीशन में, जब उसमें हम लोगों ने कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के मिला रखे हुए हैं, तो हमें वहां से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती हुई मिलती हैं। चलिए इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जो कि आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इससे हमें एक चीज और क्लियर होगा कि जो इनका वॉल्यूम बाय रेशियो जो होता है, ठीक है, इनका जो भी रेशियो होता है वॉल्यूम का, वो इक्वल नहीं होता है, वो 2:1 के रेशियो में होता है। ये जब कंबाइन होते हैं तो वहां पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होता है बाय वॉल्यूम, तब जाकर के हमें पानी मिलता है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें एक मग लेना है या फिर आप जग ले सकते हो, ठीक है, प्लास्टिक का, और उसके बेस पे हमें 2 जगह होल करने हैं, ठीक है। अब इस होल में हमें ग्रेफाइट की रॉड डालनी है, ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड डालनी है। वो जो पेंसिल वाली रॉड होती है ना, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल को फाड़ करके आप लोग वो रॉड निकाल सकते हो इजीली। उसके बाद हमें इसको वायर के थ्रू 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर देना है। ये टर्मिनल हमारा कैथोड होगा, जो कि कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और ये टर्मिनल हमारा एनोड होगा, जो कि कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव नेचर का होता है और ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव नेचर का होता है। तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है और प्लस प्लस रिपेल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाला माइनस के पास ही जाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक रबर का स्टॉपर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रबर का एक स्टॉपर लगा देते हैं ताकि जो पानी हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो वो बाहर ना बह जाए। अब हम लोग यहाँ पे पानी फिल करते हैं, ठीक है। अब पानी फिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, ठीक है, और इन 2 टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्ट करके इसी जग में उसको हम लोग इन्वर्ट करके उन रॉड्स के ऊपर डाल देंगे, ठीक है, और ऐसा डालेंगे कि इसके अंदर पानी फिल हो, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी फिल हो।
ये हमारा रॉड है, ये हमारा ग्रेफाइट का रॉड है। अब क्या होगा, इसको हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो जो भी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स हमें दिखाई देंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें बबल्स दिखाई देंगे, किसके, H2 के, और इसके अंदर किसके दिखाई देंगे हमें, O2 के, ठीक है। इस जो टेस्ट ट्यूब हमारा कैथोड वाला होगा, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट होगा वहां पे हमें हाइड्रोजन की गैस दिखाई देंगे, उसके बबल्स दिखाई देंगे इस रॉड के ऊपर, और एनोड वाले में हमें ऑक्सीजन के बबल दिखाई देंगे रॉड के ऊपर। जब हम लोग इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में गैस के वॉल्यूम को पता करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। क्यों इक्वल नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन से ही देखा है कि जब दो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे मिलता है और एक ऑक्सीजन का मिलता है, जाकर के हमें पानी मिलता है, तो जो इनका रेशियो होगा वो 2:1 के रेशियो में ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, और हमेशा इसी रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, और यहाँ पे पानी में हम लोग पानी तो मिलाया था, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स, ठीक है, कुछ फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 के भी डाले हुए थे, जिसकी वजह से जो पानी का ब्रेक डाउन था वो बहुत ही ईजी हो गया था। क्योंकि जब एसिड की प्रेजेंस रहती है तो वहाँ पे उसके सिंपलर फॉर्म्स में जो ब्रेक डाउन होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इरेज कर दूं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपना थर्ड रिएक्शन, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको कैसे समझा जाए? चलिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप लोग अपने स्कूल में हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह हो आप, ठीक है, बिल्कुल दुबले पतले, और एक और बंदा आपके साथ पढ़ रहा है बाहुबली स्टाइल वाला, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी है, मतलब मसल्स पूरे भरपूर है, बहुत ताकत है उस बंदे के अंदर, ठीक है। आप लोग लाइब्रेरी में जाते हो दोनों साथ साथ, ठीक। अब आप दोनों को एक ही बुक चाहिए होती है और वो बुक आपने इशू करवाई हुई है, ठीक है, उस बुक को आपने इशू करवाई हुई है अपने नाम पे। उस बंदे को भी वही बुक चाहिए होती है, ठीक है। अब वो आपसे भाई स्ट्रेंथ में भी ज्यादा है, ठीक है, आपकी हाइट में भी वो ज्यादा है। अब क्या होगा, अगर वो बंदा आपको मार देता है तो जाहिर सी बात है आप डर करके उसको वो बुक प्रोवाइड करवा दोगे, ठीक है, अपनी बुक उसको दे दोगे। मतलब कि वहां पे वो बंदा आपसे ज्यादा ताकतवर हुआ और इसीलिए उसने आपको आपकी ही बुक से हटा दिया, ठीक है, आपकी ही बुक उसने छीन लिया आपसे। सेम यहाँ पे भी यही होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ही हटा देता है। इसका जब डेफिनेशन लिखते हैं तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive compound displaces less reactive compound from its सॉरी यहाँ पे आप लोग चेंज कर लो, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सॉरी कंपाउंड होगा ये एलिमेंट होगा, ठीक है, हाँ एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम इट कंपाउंड। और ये कंपाउंड कैसा होता है, जनरली जो होता है ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये मोर रिएक्टिव कंपाउंड लेस रिएक्टिव कंपाउंड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से ही हटा देता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, CuSO4 का सॉल्यूशन है आपके पास,
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि सभी को पता है कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक आयरन की नील डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने लोहे की नील डाल दी। अब क्या होगा, थोड़े समय बाद क्या होगा, जो आयरन है, ठीक है, जो यहाँ पे आयरन होगा इस लोहे का, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर होगा, सल्फेट होगा, ये आयरन क्या होगा, निकल के इस सॉल्यूशन के अंदर आते जाएगा और जो कॉपर होगा वो इस आयरन की नेल पे चिपकता चला जाएगा। कुछ समय बाद हमारा जो नेल होगा वो नीचे से मोटा होता चला जाएगा, इसके ऊपर कॉपर की एक लेयर बनती चली जाएगी और जो सॉल्यूशन होगा वो FeSO4 का सॉल्यूशन बनता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो हमें FeSO4 का एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला। ये अब सॉल्यूशन पहले तो कलरलेस हो जाएगा, बाद में ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हमें कॉपर का मेटल अलग मिल गया जो कि आयरन नेल के ऊपर चढ़ गया हुआ है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर आप लोग FeSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर को डिप करोगे तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ से थोड़ा सेकंड एग्जांपल है, वो है जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, एक्वा सॉल्यूशन को कॉपर के साथ मिलाते हैं तो हमें CuNO3 का होल्ड वाइज एक एक्वा सॉल्यूशन मिल जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। इस रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल सिल्वर की रिफाइनिंग में करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, अभी केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो जब सिल्वर की हमें रिफाइनिंग करनी होती है, सिल्वर को हमें एक सॉल्यूशन से निकालना होता है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर कॉपर को मिक्स करते हैं, तो ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन अलग हो जाता है और हमें सिल्वर अलग मिल जाता है। तो ये पूरी कहानी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज कि कैसे कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा। तो आप लोग इस एग्जांपल को नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग एलिमेंट्स को मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ रखते चले जाएंगे, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra. Instead, try learning how copper saves gold. सर क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, मुझे जेब्रा बुलाना बंद करो, केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई करो हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये शॉर्ट ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। आप लोग इससे रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आप लोग इन सभी लेटर्स के पहले वर्ड को ध्यान से देखो, PSCAMLCARZITLEHCSGO, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन,
लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के बाद प्लैटिनम। तो के, Na, Ca, Mg, Al, C, Zn, Fe, T, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। अब जितना ऊपर चलते चले जाओगे ये हमको मोस्ट रिएक्टिव मिलते चले जाएंगे, और अब जितना नीचे आते चले जाओगे हमको ये लीस्ट रिएक्टिव मिलते चले जाएंगे। तो ये है हमारा एक रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके बेसिस पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद कर सकते हो, उनके इक्वेशंस को समझ सकते हो कि कैसे किस एलिमेंट ने किस एलिमेंट को क्यों डिस्प्लेस किया, वो कितने नीचे पड़ते हैं, या फिर वो लीस्ट रिएक्टिव है या फिर वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो इस बेसिस पे आप लोग उन रिएक्शंस को लिख सकते हो। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो हमारा आखिरी वाला पार्ट है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको और क्या बोला जाता है, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी इसी को बोला जाता है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन दीज रिएक्शंस, ठीक है, the exchange of ions takes place in between the reactants and forms two products। ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में जो दो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा और हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और इसमें जनरली वी फाउंड पीपीटी फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में हमें ज्यादातर पीपीटी का फॉर्मेशन ही देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दैट AgNO3 और NaCl को अगर हम लोग आपस में मिक्स करते हैं, ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन है, तो सिल्वर जो होगा वो क्लोरीन के पास चला जाएगा और सोडियम जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो हमें क्या मिलेगा, AgCl जो कि हमारे लिए व्हाइट पीपीटी है, और क्या मिलेगा हमें NaNO3 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ऐसे और भी एग्जांपल्स बुक में दिए गए हुए हैं, आप लोग उनको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे मैं फर्दर कुछ और भी हमारे पास रिएक्शंस हैं, ठीक है। अभी यहीं पे सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके पास हमारे और भी रिएक्शन जैसे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया, और अभी आपको हमें बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। अभी और भी अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, बट बेसिकली हमारी ये चार सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स के रिएक्शन होते हैं जो कि हमें पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड का ब्रेक डाउन और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।